हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ अभिनव कुमार, रिसर्च स्कॉलर फ्लोरिकल्चरल लैंडस्केपिंग, आचार्य नरेंद्र देवा, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, अयोध्या, यूपी से। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कल्टीवेशन ऑफ ग्लैडुलस की। ग्लैडुलस की खेती कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ हम भी ये भी जानेंगे वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेपर्स में ग्लैडुलस से पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। बॉटनिकल नेम ग्लैडुलस का ग्लैडुलस ग्रैंडिफ्लोरस होता है। फ्रेंड्स, इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से याद रखिए। अगर आप क्वेश्चन पेपर में आपसे बॉटनिकल नेम पूछता है ग्लैडुलस का, तो वहां पे आपको ग्लैडुलस ग्रैंडिफ्लोरस ऑप्शन मिलेगा, जिसको आपको चॉइस करना होगा। क्योंकि क्यों चॉइस करना होगा? क्योंकि जो कॉमर्शियल स्टेज पे कल्टीवेशन होता है वो हमारा ग्लैडुलस ग्रैंडिफ्लोरस से होता है। कॉमर्शियल स्टेज का ही आपसे हर एक चीज पूछा जाएगा। जिस चीज की वैल्यू होती है उसी चीज को पूछा जाता है, जिस चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है उसको नहीं पूछा जाता है। तो आपको बहुत तरह से बॉटनिकल नेम स्पीसीज हैं ग्लैडुलस की। ग्लैडुलस की 120 स्पीसीज हैं। तो जो 120 स्पीसीज है उसमें सबसे ज्यादा जो कल्टीवेशन होता है वो ग्लैडुलस ग्रैंडिफ्लोरस का होता है। ये साइंटिफिकली हर रिसर्च पेपर में आपको बॉटनिकल नेम इसका यही मिलेगा, ग्लैडुलस ग्रैंडिफ्लोरस। ठीक है, तो आपको अगर ऑप्शन पूछेगा बॉटनिकल नेम का तो आपको ग्लैडुलस ग्रैंडिफ्लोरस लगाना है। और ये बहुत ही मतलब लो लेवल के क्वेश्चंस पे है, तो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं है इसकी, लेकिन मैंने आपको एक एज अ पॉइंट बता दिया है। और जो ग्लैडुलस की फैमिली होती है वो इरिडेसी होती है, और जो टाइप होता है वो बल्बस प्लांट। मतलब ग्लैडुलस जो किस टाइप का प्लांट होता है वो बल्बस प्लांट होता है, क्योंकि इसकी रूट्स में कॉर्म्स और कॉर्मिल्स का डेवलपमेंट होता है। मतलब कि ये रूट्स होती हैं जो मॉडिफाई हो जाती हैं, और इसमें कॉर्म और कॉर्मल्स का डेवलपमेंट होता है, जिसके थ्रू इनको नेक्स्ट सीजन में ग्रो करते हैं। तो ठीक है, अब फ्लावर कलर्स की बात करें तो ग्लैडुलस बहुत ही वाइड रेंज में मिलता है कि आपको हर एक कलर की वैरायटी ग्लैडुलस की मिल जाएगी। ऐसा ग्लैडुलस होगा नहीं कलर की जो आपको ना मिले। और जीनस का ग्लैडुलस होता है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो क्रोमोसोम और ऑरिजिन से होते हैं। जो देखिए, ग्लैडुलस का जो क्रोमोसोम होता है 2n बराबर 30 डिप्लॉइड का होता है, 2n बराबर 60 टेट्राप्लॉइड का होता है। अगर हम बात करें ऑरिजिन की, तो डिप्लॉइड ग्लैडुलस का जो ऑरिजिन होता है वो यूरोपियन कंट्रीज हैं, और टेट्रापोलाइड ग्लैडुलस का ऑरिजिन जो है साउथ अफ्रीका एंड एशिया माइनर होता है। देखिए, हमारे इंडिया में जो ग्लैडुलस का कल्टीवेशन होता है वो टेट्रापोलाइड का होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें अगर आपको मेंशन करना है डिप्लॉइड ग्लैडुलस का ओरिजिन क्या है, तो वहां पे आपको यूरोपियन ले लेना है। अगर आपको नॉर्मली पूछेगा कि ग्लैडुलस का ओरिजिन क्या है, तो वहां पे आपको साउथ अफ्रीका एंड एशिया माइनर सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, क्योंकि हमारी इंडिया में जो सबसे ज्यादा कल्टीवेशन होता है वो टेट्रापोलाइड ग्लैडुलस का होता है। ठीक है, तो इस टेबल को आप अपने कहीं कॉपी पे नोट पे अपना लिख के रख लीजिएगा, जिससे आपको हेल्प हो जाए। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लैडुलस की। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है वो हमारा है ग्लैडुलस वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन भाषा। जो ग्लैडुलस वर्ड है वो हमारा लैटिन भाषा से लिया गया है। ग्लैडुलस इज ए हर्बेसियस बल्बस फ्लावरिंग प्लांट नोन एज क्वीन ऑफ बल्बस प्लांट बिलोंग टू फैमिली इरिडेसी। देखिए, जो हमारा ग्लैडुलस है वो हर्बेसियस नेचर का होता है और बल्बस फ्लावरिंग प्लांट में, जैसे मैंने आपको आगे बता चुका है टाइप में कि कौन सा टाइप का होता है, बल्बस प्लांट का होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें कॉर्म और कॉर्मिल्स पाए जाते हैं, और इसको क्वीन ऑफ बल्बस प्लांट कहते हैं, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा कंजप्शन जो बल्बस प्लांट्स का है वो इसी ग्लैडुलस का है, इसीलिए इसको क्वीन ऑफ बल्बस प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो फैमिली है वो मैं पहले बता ही चुका हूं, बिलोंगिंग टू फैमिली इरिडेसी। ग्लैडुलस इज ए सेमी हार्डी प्लांट, हाइट अबव 60 to 100 सेंटीमीटर एंड लीव्स लाइक स्वॉर्ड, लाइट टू डीप ग्रीन। देखिए, ग्लैडुलस जो होता है वो सेमी हार्डी नेचर का प्लांट होता है, और इसकी हाइट 60 से 100 सेंटीमीटर की होती है, और इसकी पत्तियां तलवार की जैसे, मतलब नुकीली, जैसे तलवार नहीं होता बस वैसी ही उसकी पत्तियां होती हैं, इसलिए। और इसका जो कलर होता है लाइट से डार्क ग्रीन कलर का होता है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द कॉमर्शियल कल्टीवेशन
cultivation of Gladiolus is important due to its attractive spike यूज एज कट फ्लावर। देखिए ग्लैडोलस जो होता है वो कट फ्लावर के अंदर आता है, ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा क्योंकि इसमें स्पाइक पाई जाती है जिसको स्पाइक को हार्वेस्ट करके सेल किया जाता है, ठीक है। इसका जो कॉमर्शियल कल्टीवेशन है इसकी स्पाइक के लिए ही किया जाता है क्योंकि इसकी जो मार्केट में जो सेलिंग होती है ग्लैडोलस की वो इनकी स्पाइक्स की होती है, ठीक है, और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं, तो इसलिए इसका सबसे ज्यादा कॉमर्शियल कल्टीवेशन करते हैं। Next point is it is grown for cut flower as well as for garden decoration purpose. Gladiolus is excellent for beds, pots and herbaceous border. ग्लैडियोलस को खाली कॉमर्शियल कल्टीवेशन तो नहीं किया जाता है, इसका ऑर्नामेंटल पर्पस भी है, इसलिए इसको गार्डन डेकोरेशन पर्पस पे भी यूज करते हैं, इसको पॉट्स में भी यूज करते हैं, बेड्स पे भी लगाते हैं और हर्बेसियस बॉर्डर भी इनका बनाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज ग्रेट पोटेंशियल फॉर एक्सपोर्ट ड्यूरिंग विंटर मंथ्स टू यूरोपियन कंट्रीज टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। देखिए इस पॉइंट का मतलब बहुत है क्योंकि देखिए जो विदेश होता है, जब हमारे यहाँ ठंड पड़ती है तो वहां भी ठंड पड़ती है, बट वहां पे हम विंटर्स में इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि वहां पे स्नोफॉल होता है जिसकी वजह से वहां एक मोटी चादर बिछ जाती है जिससे कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं होता है। जो होता है वो ग्रीन हाउस के अंदर होता है तो उसका जो मार्जिन होता है, कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कहते हैं उसको, तो वो बढ़ जाता है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा डिमांड में हो जाता है। और हमारी कंट्री ऐसी है जहाँ पे स्नोफॉल नहीं होता है, बहुत ही कम स्नोफॉल होता है प्लेन एरिया में ठंडों में, तो इसलिए हमारी कंट्रीज से सबसे ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज को ग्लैडोलस का पैदावार करके बेचा जाता है जिससे हम लोगों को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है और हमारे देश को बेनिफिट होता है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड फ्रेंड्स, इसमें हम लोग जानेंगे कि ग्लैडोलस की खेती कहाँ कहाँ की जाती है इंडिया में और उसका एरिया प्रोडक्शन क्या है, ठीक है। तो इसमें इन इंडिया द मेन एरिया ऑफ कॉमर्शियल कल्टीवेशन आर कॉन्फाइंड टू स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, लखनऊ, जोरहाट, असम, दिल्ली, महाराष्ट्र एंड शिमला इन हिमाचल प्रदेश। द मेन सिटी विच पोजेस द डिमांड ऑफ ग्लैडोलस ब्लूम्स इन दिल्ली, मद्रास, कोलकाता, मुंबई, पुणे एंड बैंगलोर एक्सेट्रा। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कुछ स्टैटिक्स दिया है, आप इसको यहाँ पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगर आपने नहीं देखा है स्टैटिक्स तो मैंने एक स्टैटिक्स की वीडियो बनाई हुई है, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वहां से स्टैटिक्स के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट, ग्लैडोलस कैन बी ग्रो इन वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट कंडीशंस, टेम्परेचर रेंजिंग 60 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्रिपेयर इट्स कल्टीवेशन। ग्लैडोलस को किसी भी परिस्थिति में आसानी से उगाया जा सकता है और इसका 16 डिग्री से 25 से 30 डिग्री जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, इसकी खेती के लिए अनुकूल होता है या फेवरेबल होता है। देयर शुड नॉट बी रेन ड्यूरिंग फ्लावरिंग, मतलब जो फूल निकलता है फूल के समय बरसात नहीं होनी चाहिए। ओपन सनी डेज एंड लॉन्गर डेज लेंथ हेल्प इट्स प्रोडक्शन। सॉइल, ग्लैडोलस कैन बी कल्टिवेटेड इन वैरायटीज ऑफ सॉइल, मतलब ग्लैडोलस को हर प्रकार की मृदा में आसानी से उगाया जा सकता है। एंड ओपन एरिया ऑफ सैंडी लोम सॉइल रिच विद ऑर्गेनिक मैटर एंड गुड ड्रेनेज फैसिलिटी हैविंग पीएच 5.5 6.2 6.5 इट्स प्रिफेयर फॉर इट्स कल्टीवेशन। देखो ग्लैडोलस को जो होता है हल्की बलुई दोमट मिट्टी में उगाना चाहिए जिसमें ऑर्गेनिक मैटर भरपूर हो और उसकी गुड ड्रेनेज फैसिलिटी हो। देखिए ग्लैडोलस जो होता है वो कॉर्मल से ग्रो होने वाला प्लांट होता है, अगर वहां पे पानी लगेगा तो उसके कॉर्मल्स में फंगस आ जाता है, जिस फंगस की वजह से प्लांट मर जाता है। इसलिए वहां पे गुड ड्रेनेज फैसिलिटी होनी चाहिए कि पानी बरसे, अगर बरसात होती भी है तो पानी तुरंत का तुरंत वहां से निकल जाए। और इसकी कल्टीवेशन के लिए जो सॉइल का पीएच होता है वो 5.5 से 6.5 अच्छा माना जाता है। फ्रेंड्स अब हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ ग्लैडोलस की। देयर आर अबाउट 120 स्पीसीज अंडर ग्लैडोलस जीनस। ग्लैडोलस जीनस के अंदर 120 स्पीसीज आती हैं जिसमें से मेनली इंपॉर्टेंट है ग्लैडोलस ग्रैंडिफोलस, ठीक है। ऑल मॉडर्न डे कल्टीवार्स आर डिजाइन इन इट, मतलब कि प्रेजेंट टाइम में जो भी कल्टीवार्स डेवलप्ड हो रहे हैं वो ग्लैडोलस ग्रैंडिफोलस के हो रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट कल्टीवार्स की, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ ग्लैडोलस आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ देयर फ्लावर कलर्स। देखिए ठीक है, जो वैरायटीज का हम लोग सिलेक्शन करते हैं वो कलर्स के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि व्हाइट कलर की
जो ग्लैडुलस होता है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जो 60% होता है। फिर उसके बाद येलो कलर का यूज किया जाता है जो 20% होता है। फिर उसके बाद थर्ड स्केल पे आता है रेड कलर का, जो हमारा 80% यूज किया जाता है। बाकी के जो कलर्स होते हैं उनको 2% यूज करते हैं, ठीक है। व्हाइट कलर के अंदर बहुत सी वैरायटीज आती हैं, जैसे सिंपल सिटी आती है, स्नो ड्रॉप आती है, स्नो डस्ट आती है, स्नो प्रिंसेस आती है, सुपर स्टार है, व्हाइट प्रॉस्पेरिटी है, व्हाइट फ्रेंडशिप है, व्हाइट वंडर है, ठीक है। ये वैरायटीज व्हाइट कलर की होती हैं। फिर येलो कलर में जेस्टर है, नोवा लक्स है, गोल्डन हार्वेस्टर है, मनोहर है, मुक्ता है, ठीक है। फिर रेड कलर के अंदर ऑस्कर है, रेड ब्यूटी है, ब्लैक प्रिंसेस है, डिलीशियस है, हंटिंग सॉन्ग है, ठीक है। हंटिंग सॉन्ग और रेड ब्यूटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पूछा जाता है, ठीक है। फिर क्रीम कलर की जो वैरायटीज है वो क्रीम टॉपर है, लैंडमार्क पाइल मून है, ठीक है। ऑरेंज कलर में हमारी ऑटम ग्लो है, गिप्सी डांसर है, सेटिंग सन है, ठीक है। पिंक कलर में रोज सुप्रीम, स्पीक एंड स्पैन है, पिंक फ्रेशन है, फ्रेंडशिप है, स्प्रिंग फ्रेंडशिप है, पूसा अर्चना है, ठीक है। पर्पल कलर में, ब्लू कलर में हमारी फ्रिडेलिया है, ब्लू स्काई है एंड ब्लू मून है, ठीक है। म्यूटेंट वैरायटी है हमारी शोभा है, पूसा सुवासनी, ठीक है। ये दो वैरायटीज जो है वो हमारी म्यूटेंट वैरायटीज है, ये पूछी जाती हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा। मैं फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कुछ वैरायटीज के इमेज और उनके नाम के साथ, और फिर वो कहाँ से निकली हैं, किस इंस्टीट्यूट से डेवलप की गई हैं, उसका कॉम्बिनेशन करके कुछ स्लाइड्स तैयार किए हैं जो आगे आपको हेल्प करेंगी। तो आप वीडियो को पॉज करके उनको देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। जैसे IRI से कौन कौन सी वैरायटीज निकली हैं, तो पूसा मनमोहक निकली है, पूसा रेड वैलेंटाइन निकली है, पूसा विदुषुनी निकली है। इसी तरह से सभी इंस्टीट्यूट की और वैरायटीज का आगे मैंने डिस्क्रिप्शन किया है। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, नोट कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए धीरज जो वैरायटी है सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, रेजिस्टेंट टू फ्यूजेरियम विल्ट, ठीक है। तो उसका कलर पूछ सकता है, तो यहाँ पे रेड कलर की वैरायटी है, रियल पिक है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। इसी तरह से कुमकुम है, रेजिस्टेंट टू फ्यूजेरियम विल्ट, ये भी रेड कलर की ही वैरायटी है। ये कुछ वैरायटीज के नाम है जो IARI न्यू दिल्ली से डेवलप की गई हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी IIHR बैंगलोर से डेवलप की गई वैरायटीज की ये लिस्ट है, ठीक है। ये NBRI लखनऊ से डेवलप जो वैरायटीज की गई हैं वो यहाँ पे हैं, आपको मिल जाएंगी। और हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर अल्मोड़ा से जो वैरायटीज डेवलप की गई हैं उनका यहाँ पे है, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारे लेट गवर्नर थे श्री बजरंग बहादुर सिंह बहादुरी, हिमाचल प्रदेश के थे, उन्होंने भी बहुत सारी ग्लैडुलस की वैरायटीज को डेवलप किया था, जिनकी लिस्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कितनी वैरायटीज को डेवलप किया। उन्होंने 160 वैरायटीज को डेवलप किया था जब वो गवर्नर थे, ठीक है। तो ये थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनको आप नोट कर लीजिएगा याद से। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे IHPT पालमपुर की कुछ वैरायटीज हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद PAU लुधियाना की है यहाँ पे इंपॉर्टेंट वैरायटीज, इनको भी नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम प्रोपगेशन टेक्निक्स की, ठीक है। ग्लैडुलस कैन बी प्रोपगेटेड थ्रू कॉर्न कॉर्नल्स एंड टिश्यू। ग्लैडुलस को कॉर्न कॉर्नल्स और टिश्यू कल्चर के द्वारा उगाया जाता है। फॉर कॉमर्शियल कल्टीवेशन बिग साइज कॉर्न्स measuring more than 3 to 5 centimeter and weight should be 30 to 40 gram and small size corms are used for production of planting materials, ठीक है। फ्रेंड्स जो बिग साइज या बड़े साइज के कॉर्म्स होता है जिनका व्यास 3 से 5 सेंटीमीटर का होता है और वो वेट में 30 से 40 ग्राम के होते हैं, उनको हम कॉमर्शियल कल्टीवेशन में लेते हैं। कॉमर्शियल कल्टीवेशन से मतलब होता है हमारा फ्लावरिंग से, ठीक है। जो ये जो 3 से 5 सेंटीमीटर साइज और 30 से 40 ग्राम वेट के जो कॉर्म्स होते हैं ये फ्लावरिंग में आते हैं। और इनसे जो कम के होते हैं लेस देन 3 सेंटीमीटर इन साइज एंड लेस देन 30 ग्राम इन वेट के जो कॉर्म्स होते हैं उनको हम कॉर्नल्स बोलते हैं, जिनमें हमारा खाली वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, फ्लावरिंग नहीं आती है, इसलिए उनको हम नेक्स्ट सीजन के लिए तैयार करते हैं, जिसको हम प्लांटिंग मटेरियल कहते हैं। इट शुड बी हेल्थी एंड डिसीज फ्री, ठीक है। जो कॉर्म्स होते हैं वो हमारे हेल्दी होने चाहिए और डिसीज फ्री होते हैं। कॉर्म्स में सबसे बड़ी बीमारी लगती है हमारी फ्यूजेरियम विल्ट की, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो सब चीजों से फ्री होना चाहिए। कॉर्म शुड बी ट्रीटेड विद 0.2% बेबस्टीन सोल्यूशन फॉर 30 मिनट्स बिफोर प्लांटिंग टू अवॉइड रॉटिंग ड्यूरिंग जर्मिनेशन। कॉर्म्स को 0.2% बेबस्टीन
16 के सोल्यूशन से 30 मिनट के लिए डिप करना चाहिए, जिससे कि उनमें कोई भी रॉटिंग नहीं हो सके जर्मिनेशन के समय। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे प्लांटिंग टाइम की एंड डिस्टेंस की। इन इंडिया ग्लैडियोलस इज सोन इन नॉर्दर्न प्लेन इन अगस्त टू दिसंबर एंड एट हील्ड्स मार्च टू अप्रैल। जो ग्लैडियोलस की प्लांटिंग होती है वो अगस्त से दिसंबर प्लेन्स एरिया में किया जाता है और हिली एरियाज में मार्च से अप्रैल किया जाता है। इट इज सोन एट द डिस्टेंस ऑफ 30 into 30 सेंटीमीटर और 30 into 20 सेंटीमीटर एट 6 to 7 सेंटीमीटर डीप डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ कॉर्म। ग्लैडियोलस की जो प्लांटिंग की स्पेसिंग होती है वो 30 into 30 रखते हैं या फिर 30 into 20 रखा जाता है और ग्लैडियोलस को 6 से 7 सेंटीमीटर गहराई में लगाया जाता है। नंबर ऑफ कॉर्म्स रिक्वायर्स फॉर 1 हेक्टेयर प्लांटिंग 1 to 1.5 lakhs शुड बी यूज। 1 हेक्टेयर प्लांटिंग के लिए हमें ग्लैडियोलस के काम 1 लाख से 1.5 लाख तक की जरूरत होती है। अगर 1 लाख कार्म लगा रहे हैं तो हम उसको 5 भागों में डिवाइड कर लेते हैं 20-20 हजार करके। तो उससे ये होता है फ्रेंड्स, हर टाइम फ्लावरिंग चलती रहती है, क्योंकि फ्लावर अगर इकट्ठे मैच्योर हो जाएगा तो उसको बेचने में डिफिकल्टी आती है और हमारा लॉस हो जाएगा। तो डिफरेंट स्टेजेस पे आफ्टर 10 डेज 15 डेज के इंटरवल्स पे अगर हम कॉर्म्स की सोइंग करेंगे तो अल्टरनेट डेज पे फ्लावरिंग आएगी, जिससे हमारा प्रोडक्शन कंटिन्यू चलता रहेगा और हमें लॉस नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट है हमारा, इट इज प्लांटेड ऑन फ्लैट बेड्स और ऑन राइज्ड बेड्स टू इंश्योर प्रॉपर जर्मिनेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब कॉर्म्स की सोइंग की जाती है उनको फ्लैट बेड्स पे या राइज्ड बेड यानी उठी हुई जमीन पे लगाया जाता है, जिससे कि उसमें प्रॉपर जर्मिनेशन होता है। अब हम लोग बात करेंगे ऑप्टिमम प्लांटिंग टाइम की। तो फ्रेंड्स, आप जैसा जानते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइम पे सोइंग की जाती है और क्वेश्चन बहुत से पूछ के आता है, नॉर्दर्न इंडिया में कब सोइंग करते हैं, लो हिल्स पे कब करते हैं, हाई हिल्स पे कब करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि नॉर्थ इंडिया प्लेन्स में सितंबर से नवंबर के बीच में ग्लैडियोलस की सोइंग की जाती है। बैंगलोर में थ्रू आउट द ईयर की जाती है, बट अगर दिसंबर जनवरी और जून में लगाएंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। और लो हिल्स पे अगस्त से फरवरी तक कर सकते हैं, मिड हिल्स पे फरवरी से अप्रैल तक कर सकते हैं, हिल्स एरिया में मार्च से मई तक कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम वहां पे कॉर्म्स के लिए अनुकूल मौसम होता है। फ्रेंड्स, प्लांट स्पेसिंग से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि ग्रीन हाउस के अंदर प्लांट स्पेसिंग कितनी रखी जाती है, IRI द्वारा कौन सा स्पेसिंग रिकमेंडेड है ग्लैडियोलस कल्टीवेशन के लिए। तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ यहाँ पे प्लांट स्पेसिंग आपको प्रोवाइड करा दिया है, आप इनको जरूर याद रखिए। जैसे IRI न्यू दिल्ली से 14 to 15 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पे ग्लैडियोलस को ग्रो किया जाता है, AHR से 13 to 20 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पे ग्रो किया जाता है, और PAU लुधियाना का जो रिकमेंडेड स्पेसिंग वो 13 to 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस तरह की ये स्पेसिंग्स को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछी जा सकती हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे मैन्योर और फर्टिलाइजर की कि ग्लैडियोलस की खेती में कौन कितना खाद और कितना उर्वरक देना चाहिए। तो ग्लैडियोलस इज ए हैवी फीडर क्रॉप फॉर क्वालिटी स्पाइक एंड गुड प्रोडक्शन ऑफ कॉर्म्स। 50 टन FYM यानी फार्म यार्ड मैन्योर, 300 kg नाइट्रोजन, 200 kg फास्फोरस, 200 kg potash should be applied for 1 hectare area. Full amount of FYM, phosphorus and potash should be applied at the time of field preparation, while half nitrogen should be applied 30 days after transplanting as top dressing. The amount of manure and fertilizer depend on soil fertility and green manure techniques. देखिए, ग्लैडियोलस के लिए जो सड़ी हुई गोबर की खाद होती है वो 50 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए। 300 kg नाइट्रोजन, 200 kg फास्फोरस, 200 kg पोटास पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग देना चाहिए। और जब इसमें उर्वरक का छिड़काव किया जाता है तो FYM की पूरी मात्रा, पोटास की पूरी मात्रा और फास्फोरस की पूरी मात्रा दे देनी चाहिए, तथा उसी टाइम आधी मात्रा नाइट्रोजन की खेत में देनी चाहिए, तथा आधी मात्रा को 30 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग यानी कि ऊपर से छिड़काव के द्वारा देना चाहिए। और जो भी ये रिकमेंडेड डोज है, अगर आप अपना सॉइल टेस्ट के थ्रू कराते हैं तो ये ज्यादा बेटर रहता है। फर्टिलाइजर एंड न्यूट्रिएंट से भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर किस इंस्टीट्यूट की क्या है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ टेबल दे दी है, तो आप इनको वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। Come to next slide, irrigation. Irrigation schedule for gladiolus depend upon weather condition, soil type and rainfall. Normally in sandy loam soil, irrigation is required at the interval of 7 to 10 days.
ग्लैडोलस में जो है इरिगेशन उसको मौसम के अनुसार दिया जाता है। भूमि अगर शुष्क है तब दे सकते हैं, और रेनफॉल हो रहा हो तो उस टाइम नहीं दिया जाता है। ठीक है, जो नॉर्मली हमारी बलुई दोमट मिट्टी होती है उसमें 7 से 10 दिन के इंटरवल पे इरिगेशन करना चाहिए। और ग्लैडोलस में जो इरिगेशन की स्टेज है वो दो हैं, एक है थर्ड लीफ स्टेज और दूसरी है सिक्स लीफ स्टेज। जो थर्ड लीफ स्टेज होती है उसमें जो स्पाइक होती है वो बनना शुरू होती है, जब मतलब 3 लीफ आ जाती है तब उसमें अंदर स्पाइक बनना शुरू हो जाती है। तब से अगर उस टाइम हमें पानी नहीं मिलेगा तो उसमें एक ब्लाइंडनेस डिसऑर्डर होता है, वो आ जाता है, जिससे वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। ठीक है, और जो हमारा सेकेंड स्टेज होता है वो होता है सिक्स लीफ स्टेज। यहाँ पे स्पाइक लेंथ कम हो जाती है, अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो स्पाइक लेंथ जो होती है हमारी रिड्यूस हो जाती है, स्पाइक छोटी हो जाती है। इसलिए सिक्स लीफ स्टेज पे इरिगेशन करना बहुत जरूरी होता है। कल्चरल प्रैक्टिसेस, अर्थिंग अप टू 10 to 15 centimeter height is done when plant are at 4 to 6 leaf stage और when plant are 50 to 20 centimeter height। अर्थिंग अप इसलिए जरूरी होता है कि जब प्लांट का लोड पड़ता है तो प्लांट गिर सकता है, तो इसलिए अर्थिंग अप किया जाता है ताकि उसमें मेड़ बनी रहे। और जब ये कब की जाती है, जब 10 से 15 सेंटीमीटर प्लांट की ऊंचाई हो जाती है या 4 से 6 लीफ होती है प्लांट में। ठीक है, होइंग शुड नॉट बी डन एट सॉइलिंग ऑफ फ्लावर स्पाइक्स, स्टकिंग विद बम्बूज और वुडन स्टिक इज डन इन बेड्स। स्ट्रिंग और रोप may be tied in 3 rows along the plants rows to about loading of plant। फ्रेंड्स, ग्लाइडोलस में स्टकिंग की जाती है, मतलब लकड़ी का छड़ लगा के प्लांट्स को सहारा दिया जाता है ताकि वो जमीन पे गिर ना पाए। और फ्रेंड, इसमें स्ट्रिंग और रोप से मतलब ये है कि ये विधि IRI से डेवलप की गई थी। इसमें स्टिकिंग किया जाता है, हर प्लांट को एक एक स्टिक से बांध जाता है और हर एक स्टिक को 3 वायर से एक दूसरे से अटैच कर दिया जाता है, ताकि अगर एक भी स्टिक अगर लूज होती है, गिरती है, तो बाकी स्टिक्स उसका लोड लेके उस प्लांट को सही रखती हैं और प्लांट सारे हमारे खड़े रहते हैं, जिससे हमारा जो प्लांट का लोड होता है वो बहुत ही आसानी से झेल लिया जाता है स्टिकों द्वारा। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, वीडिंग। अब हम लोग बात करेंगे वीड मैनेजमेंट की, कि ग्लैडोलस में जो वीड होता है उसको कैसे खत्म करते हैं। तो इसमें से 3 से 4 जो होता है मैनुअल वीडलिंग की जाती है। अगर उसके बाद भी घास नहीं रुकते या आप मैनुअल वीडिंग नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए केमिकल्स का स्प्रे किया जाता है। टेट्राजी 0.5 kg पर हेक्टेयर, ऑक्सीफ्लोरोफेन 0.5 kg पर हेक्टेयर, इनका स्प्रे किया जाता है। ये प्री इमरजेंस होते हैं, ठीक है, तो इनका स्प्रे कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है एस्टोम जी @ 3.3 लीटर पर हेक्टेयर पड़ता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे डिसीज की। तो सबसे कॉमन डिसीज जो है वो हमारी फ्यूजेरियम रॉट है, जिसको हम फ्यूजेरियम विल्ट भी बोलते हैं। दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम स्पीसीज ग्लैडोली। ठीक है, ब्राउन स्पॉट्स आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्म एंड लीव्स स्टार्टिंग येलोइंग। फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, जब हमारी क्रॉप जो होती है वो फील्ड में जब लगी हुई होती है तो उसपे जो लीव्स होती हैं वो येलो होने लगती हैं और कॉर्म्स पे ब्राउन कलर का स्पॉट्स या ब्लैक कलर का स्पॉट्स पड़ने लगता है, जिसको देख के हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें कौन सी डिसीज लगी है। अगर इसमें ब्राउन और ब्लैक कलर के स्पॉट्स पाए जाएंगे तो ये फ्यूजेरियम रॉट का सिम्टम होता है। तो इसके कंट्रोल के लिए हमको डिसीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल की जरूरत होती है और इसको जब हार्वेस्ट कर लिया जाता है तो इसको बाबेस्टिन 0.1% के सोल्यूशन से ट्रीट किया जाता है और इसको 4 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। स्टेम रॉट, corn started rotting and leaves become yellow and control measure adopted as fusarium rot। फ्रेंड्स, ये देख लीजिए कुछ इमेजेस है फ्यूजेरियम विल्ट की। तो देखिए इसमें लीव्स येलो भी हो गई है और लीफ थोड़ी करली हो गई है। और यहाँ कॉम्स में देखेंगे तो कॉम्स में ब्राउन स्पॉट नीचे देख सकते हैं कि आपको ब्राउन स्पॉट दिखेगा। और ये नीचे वाले जो कॉर्म की है ये स्टोरेज के बाद जब निकाला जाता है हमारा कॉर्म तो उसमें इस तरह का फंगस लग जाता है। तो इस तरह का जो फंगस लगा हुआ है ये इंडिकेट करता है कि ये फ्यूजेरियम विल्ट से ग्रसित कॉर्म है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, इंसेक्ट, एफिड एंड सेमिल्यूपर। दो ऐसे इंसेक्ट हैं जो सबसे ज्यादा क्रॉप को डैमेज करते हैं। तो एफिड इन द मंथ ऑफ फरवरी मार्च अडल्ट सक द सेल सैप ऑफ द प्लांट फ्रॉम कंट्रोल मेजर स्प्रे मेलाथियन 50 EC 0.15% or मेटासिस्टॉक्स 25 EC 0.15%।
Semilooper, all the stage of crop can be damaged by semilooper. Larvae feed on the underside of the leaves, creating small holes which may lead to complete defoliation of the crop. फ्रेंड्स, जो हमारा सेमील्यूपर होता है उसकी लार्वी हमारे क्रॉप को बहुत ज्यादा डैमेज करती है। ये लीव्स के अंदर छोटे छोटे छेद कर देती है और अंदर की साइड से लीव्स को खाती है, जिससे कि हमारी जो लीव्स होती है वो खत्म हो जाती है और हमारा प्लांट मर जाता है। तो इसके कंट्रोल के लिए हम मोनोक्रोटोफास @ 2 ml पर लीटर का छिड़काव करते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ स्पाइक। Harvesting depend upon the distance of market to be traveled. For distance market, harvest when basal floret of the spike shown color. For local market, when basal floret are fully opened, should be harvested. 2 to 3 leaves left on plant at the time of spike harvesting. Harvesting done with the help of secateurs or sharp knife. Spikes are dipped in water just after harvesting. Corm harvesting done after 45 to 50 days after spike हार्वेस्टिंग। फ्रेंड्स, ग्लैडोलस में जो हार्वेस्टिंग की जाती है वो दो पर्पज से किया जाता है, एक डिस्टेंस मार्केट के लिए, एक लोकल मार्केट के लिए। अगर हमको ग्लैडोलस की स्पाइक्स को डिस्टेंस मार्केट में सेल करनी है तो जब उनका पहला फ्रूट में हल्का सा कलर दिखता है कि हमें पता चल जाए कि लाल रंग का है, पीले रंग का है, उस स्टेज पे हम स्पाइक्स को हार्वेस्ट करके डिस्टेंस मार्केट के लिए बेचते हैं। अगर हमको लोकल मार्केट के लिए हार्वेस्ट करना है तो जब नीचे वाला जो पूरा फ्लोरेट होता है वो खिल जाता है तब उसको हार्वेस्ट करके हम मार्केट में ले जाके बेचते हैं। तो जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब हार्वेस्टिंग करें तो उसमें प्लांट में 2 से 3 लीफ रह जाए, वरना हमारा प्लांट मर जाएगा, ठीक है। और हार्वेस्टिंग को हम सिकेटिया या शार्प नाइफ या तेज धारी वाले चाकू से काटते हैं जिससे कि प्लांट में कोई डैमेज ना हो। और फिर काटने के तुरंत बाद हम स्पाइक्स को पानी में खड़ा करके रख देते हैं और डिप कर देते हैं जिससे कि प्लांट स्पाइक की क्वालिटी लूज नहीं होती है। और कॉर्न की हार्वेस्टिंग स्पाइक हार्वेस्टिंग के 45 से 50 दिन बाद की जाती है। अगर हम ग्रेडिंग की बात करें तो ग्रेडिंग ऑफ ग्लैडोलस में अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ग्लैडोलस हैज कैटेगराइज्ड स्पाइक इन 4 ग्रेड्स, ठीक है। ए ग्रेड जो होता है वो फैंसी ग्रेड होता है, बी ग्रेड को हम स्पेशल ग्रेड कहते हैं, सी ग्रेड को हम स्टैंडर्ड ग्रेड कहते हैं और डी ग्रेड को हम यूटिलिटी ग्रेड कहते हैं। जो ए ग्रेड होता है उसमें स्पाइक की लेंथ 107 सेंटीमीटर से अधिक होती है और 16 फ्लोरेट उसमें होने चाहिए, तभी वो फैंसी ग्रेड के अंदर आता है। और ए ग्रेड की जो स्पाइक होती है उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बी ग्रेड की जो स्पाइक होती है स्पेशल ग्रेड की, वो 96 से 107 सेंटीमीटर लेंथ होनी चाहिए स्पाइक की और उसमें 15 फ्लोरेट होने चाहिए। और सी ग्रेड में स्टैंडर्ड ग्रेड में 81 से 96 सेंटीमीटर की लेंथ स्पाइक की होनी चाहिए और उसमें 12 फ्लोरेट्स होने चाहिए। यूटिलिटी ग्रेड लेस देन 81 सेंटीमीटर, इसमें फ्लोरेट 10 होते हैं। ये सबसे ही लोएस्ट कैटेगरी होती है। इससे फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इन ग्रेड्स को आप याद रखिएगा। और इनको किसने कैटेगराइज किया है तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ग्लैडोलस ने इन ग्रेड्स को कैटेगराइज किया है, ठीक है। इस बात का हमेशा याद रखिए। पैकेजिंग। स्पाइक ऑफ ग्लैडोलस हैज बेटर वेस्ट लाइफ एंड कैन बी ट्रांसपोर्टेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस व्हेन properly packed. Cut flowers should be packed in cardboard boxes having size 120 cm in length, 60 cm in width and 30 cm in height are used. Recommended about 180 to 200 cut flower of gladiolus and make bunches of 10, 12 and 20 spike. Optimum storage temperature. Spike storage temperature is 1.7 to 4.4 degree centigrade and corm storage temperature is 4 to 7 degree centigrade are recommended. फ्रेंड्स, इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि स्पाइक का स्टोरेज का टेम्परेचर क्या है, कॉर्म स्टोरेज का टेम्परेचर क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा तो इस पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रेडिंग ऑफ कॉर्म्स। फ्रेंड्स, कॉर्म्स का जो ग्रेड किया जाता है उनके साइज के अकॉर्डिंग किया जाता है। जो पहला है हमारा जंबो है जिसके अंदर 5.1 से ज्यादा साइज वाले कॉर्म्स आते हैं और वो फ्लावरिंग में रहता है। जैसे ही नंबर 1 से लेके नंबर 4 तक जितने भी
कॉर्म्स का साइज है, मतलब 3.8 से लेके 2.5 सेंटीमीटर तक के जो कॉर्म होते हैं वो फ्लावरिंग में आते हैं, जब 2.5 से लेके 1.3 तक के जो कॉर्म्स होते हैं वो प्लांटिंग मटेरियल के अंदर आते हैं, क्योंकि उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। और इनका ग्रेड जो होता है नंबर 5 है और नंबर 6 है, तो इन ग्रेड्स को आप ध्यान रखिएगा। अब हम लास्ट स्लाइड पे आते हैं, यील्ड। ग्लैडोलस की यील्ड कितनी होती है इसके बारे में हम जानेंगे। जो इस ग्लैडोलस की स्पाइक यील्ड होती है वो 1.5 से 2 लाख पर हेक्टेयर होती है, जब उसमें 1 से 2 स्पाइक पर प्लांट आती है, ठीक है। और कॉर्म की जो यील्ड होती है वो हमारी 2.5 लाख से 3 लाख होती है, 2 कॉर्म पर प्लांट लेके, ठीक है। और जो कॉर्मल्स होती है वो 15 से 20 लाख होती है, जिसमें 10 से 20 कॉर्मल्स पर प्लांट डेवलप होते हैं, तो हमारी 15 से 20 लाख कॉर्मल्स का प्रोडक्शन होगा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोगों ने ग्लैडोलस के कल्टीवेशन के बारे में जाना और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जो क्वेश्चंस पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय जवान, जय किसान, जय उद्यान।